मेरा नाम है समर और आप लोग देख रहे हैं इजी यूपीएससी हब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूपीएससी क्लासेस, वो भी एकदम इजी वे में। तो हम लोग यहाँ पे पहले अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का सिलेबस देखेंगे और इसी के साथ में अगली वीडियो में मैं आपको पॉलिटी का भी पूरी तरीके से सिलेबस दिखाऊंगा, जो कि यूपीएससी में लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। और आपको जो भी ऐसा लगता है कि जो दूसरे मेंटर्स हैं, जो लोग प्रीमियम क्लासेस देते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं किसी भी संस्था का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बड़ी-बड़ी हैं, जिनके भी स्टेटस आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड करते हैं, वो लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने एक तरीके से सभी से स्टडी कर रखी है। आप भी मेरे साथ में स्टडी कीजिए, जिस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी के साथ में स्टडी कर रहा हूँ, प्री, मेंस और इंटरव्यू की, आप भी मेरे साथ में करेंगे। हालाँकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है स्टडी करते हुए, लेकिन अभी भी मेरा कॉलेज चल रहा है, जिसके कारण से मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इसका सिलेबस। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे हमारे इस सिलेबस में क्या-क्या आता है। तो लेक्चर 1 अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो भी परिचय होता है, अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर हो सकता है और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हो सकते हैं, मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है? और आधुनिक अर्थव्यवस्था का दर्शन क्या हो सकता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, न पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था और विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो ये जो एक तरीके से जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का दर्शन है, इसमें मैं आपको ये सभी कुछ बताऊँगा, ठीक है? अब और देखते हैं और क्या-क्या आ सकता है हमारे यूपीएससी के पर्पज़ से। तो इसमें है भारतीय रिज़र्व बैंक और मौद्रिक नीति, यानी कि आपने हमारा जो आरबीआई है, वो किस तरीके से मौद्रिक नीति यानी कि महँगाई को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, रेगुलेट कर सकता है ना? लोन दे सकता है बैंक को, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब कैसे हुई थी? तो ये जो अपना आरबीआई है ना, ये अपना नहीं था, ये बाहर के जो लंदन के जो लोग आए थे, अंग्रेज लोग, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। वो सब मैं आपको बताऊँगा आगे। भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई की भूमिका, यानी कि वो हमारे देश में कैसी भूमिका निभाता है, किस तरीके से, और बैंकों में उसका क्या कार्य है। भारत में मौद्रिक नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मौद्रिक नीति को ना मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अगर आप लोग मौद्रिक नीति समझ रहे हैं और आपको इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी पता है, तो ये दोनों एक ही है। मौद्रिक नीति के प्रकार, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, यानी कि महंगाई बढ़ाना, घटाना, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं ना। मौद्रिक नीति के उपकरण, किन-किन उपकरण से ये सब किया जा सकता है, आरबीआई कैसे रेगुलेट कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई और लाभांश वितरण, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या-क्या हमारे सिलेबस में आ सकता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था, देखो बैंकिंग का जो चैप्टर है ना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। भारत में बैंक के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार हो सकते हैं। पहले बहुत ही कम बैंक थे, लेकिन जब से जो ग्रामीण का अगर हमने विकास की हम और देखें, तो हम लोगों ने जो पोस्ट पेमेंट बैंक है अपना, यानी कि वो पहले पोस्ट ऑफिस था, उसको अब बैंक बना दिया गया। तो वो जो सब कुछ कैसे किया गया है ना, वो इसमें हम पढ़ते हैं। यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, विकास बैंक हो गया, विभेदित बैंक हो गया। देखो विभेदित बैंक का एक तरीके से अर्थ ये बनता है कि टारगेटेड बैंक, है ना? ये जो टारगेट किया गया हो, इसका भी मतलब वही बन सकता है। इसके 2-3 तरीके के मतलब होते हैं, वो आगे बताऊँगा। लघु वित्त बैंक, यानी कि स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक, भुगतान बैंक, यानी कि पेमेंट बैंक, जैसे कि पेटीएम, ओके, फ़ोनपे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इस तरीके के ये जो थे ना वॉलेट तरीके के, ये जो बैंक होते थे, ठीक है? बैंक का राष्ट्रीयकरण, यानी कि एक बैंक को राष्ट्रीय का बैंक कैसे बनाया गया हमारे, उस तरीके की बात है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, यानी कि किस तरीके से सुधार आया, यानी कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी आ जाता था सरकारी बैंक में, बोलता रहता था कि भाई मेरा अकाउंट खोल दो। ये लोग उसका अकाउंट खोलते नहीं थे, मजे मारते रहते थे, बोलते थे लंच के बाद आना, अभी खाना चल रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते थे। तो यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कैसे आया, ठीक है। 1991 से बैंकिंग सुधार, यानी कि जो 1991 के जो भी रिफॉर्म्स थे, वो कैसे किए गए, सुधार कैसे किए गए। नरसिम्हा समिति, समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नरसिम्हा समिति ने बैंक में अपना रोल अदा किया, क्या था वो। बैंक समेकन, यानी कि समेकन का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मिक्स मिक्स करना ना। पीजे नायक समिति बनाई गई थी। बेसल मापदंड, अब ये बेसल क्या होता है, वो एक अलग मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। वैसे आपने यूट्यूब पे, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, आपने तो देखा ही होगा, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, और आपको चित्र, ग्राफ, हर एक तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो दिमाग में रट जाएगा, उसके बाद आपसे कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन फ्री में, मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं छूटेगा। बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ, यानी कि बैंकिंग में जब सुधार लाया गया तो किस प्रकार की चुनौतियाँ हमें करनी पड़ी। जैसे कि
जैसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट का मुद्दा, यानी कि मैंने अगर लोन ले लिया, मैंने नहीं भरा 5 साल से, तो अब ये जो पैसा रिकवरी का काम है ये किसी और को भी तो देना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर 100 लोग थे, जैसे मैं लिखता हूँ 100 लोग थे, उन्होंने 5-5 लाख रुपए ले लिए, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि 100 करोड़ का नुकसान हो गया बैंक को, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, CR, यहाँ पे 100 करोड़ का नुकसान हो गया बैंक को, तो अब ये रिकवर कौन करवाएगा? तो ये जो बैंक है ना, एनपीए का, ये बोल देगा, जैसे कोई XYZ बैंक है कि हम अपना डेटा आपको दे रहे हैं, आप हमें 100 करोड़ की जगह सिर्फ 50 करोड़ रुपए दे दो, बाकी 100 करोड़ आप इनसे ले लेना, 50 भी आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना यार यहाँ पे काम किया जाता था, ठीक है ना। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, बाकी हम लोग बाद में देख लेंगे क्या कैसे होता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए की समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास, यानी कि बहुत सारे प्रयास कैसे किए जा सकते हैं, अलग अलग क्या क्या मेथड इस्तेमाल किए इन लोगों ने पैसा रिकवरी करवाने के लिए, और अभी क्या किए जा रहे हैं और आगे क्या किए जा सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, यानी कि बैंकों को एक तरीके से अलग तरीके से कैसे पैसे कमाया जा सकता है, वो सारी गलत चीजें। बैड बैंक, अभी बैड बैंक क्या था वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो हम सिलेबस देखें। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नवीन पहल, डिजिटल बैंकिंग का या नव बैंक, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनटेक, भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिनटेक। कॉर्पोरेट बैंक भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है फिनटेक में जान है अपनी। वित्तीय बाजार, यानी कि एक तरीके से ना फाइनेंशियल मार्केट की आप बात कर सकते हैं। मुद्रा बाजार इसमें आ जाता है, और मुद्रा बाजार की आवश्यकताएं क्यों थी हमें, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें। मुद्रा बाजार के उपकरण, और ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या हो सकता है ना, टी बिल जिसको हम बोलते हैं। ये एक तरीके के, आप मान लीजिए जैसे शेयर बॉन्ड जो होता है ना, ये भी बिल बॉन्ड के जैसे ही होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल, काला धन, नोटिस मनी, जमा प्रमाण पत्र, सीडी, वाणिज्यिक पत्र, सीपी, वाणिज्यिक बिल, सीबी, ये हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसानी से समझा दूंगा। देखो जो मेरी जो वीडियो दूंगा ना आपको, वो लगभग आप ऐसा सोचो कि 1 घंटे से ऊपर की नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि यार मेरे को पता है कि बच्चे का जो दिमाग है ना, वो बैठे बैठे सुन पड़ जाता है यार। हम भी पढ़ते हैं भाई, हमारा भी दिमाग सुन पड़ जाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको आधा घंटा 45 मिनट इससे ऊपर की कोई वीडियो ना ही जाने दूँ। अब है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार की आवश्यकताएं क्यों है हमें, पूंजी बाजार के उपकरण, सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड और ये जो ट्रेजिडी बिल है, ये थोड़े थोड़े समान हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, विशेष प्रतिभूतियां, और म्यूचुअल फंड्स, ये तो आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे। आप तो ट्रेडर हो सकते हैं कुछ लोग जो इसको कर रहे हैं। हेज फंड क्या होता है, वेंचर फंड क्या होता है, वैकल्पिक निवेश कोष क्या हो सकता है, एंजल निवेश। एंजल निवेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंजल निवेश हम सबको जीवन में कभी ना कभी, अगर हम बिजनेसमैन बनेंगे ना, आप और मैं, तो जरूरत पड़ने वाली है, जरूर पड़ने वाली है, बहुत बढ़िया चीज़ है। चिट फंड, चिट फंड भी एक अच्छी चीज़ है। निधि कंपनी, मसाला बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखो गोल्ड बॉन्ड, इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बहुत बढ़िया कहानी है। भारत बॉन्ड, ई ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ, इसके बारे में। अब भारत में कर व्यवस्था, अब आप देखेंगे कि किस कर व्यवस्था का, देखो जो कर होता है ना, कर का एक तरीके से मतलब आप समझिए टैक्स। टैक्स हो गया, कर का मतलब क्या हो गया, कर का मतलब हो गया एक तरीके से टैक्स, ठीक है। कर व्यवस्था कैसी हो, यानी कि टैक्स की व्यवस्था कैसी हो, कर व्यवस्था के प्रकार, टैक्स के प्रकार, करों के प्रकार। भाई ये वही मतलब है इसका, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये तो जीएसटी हो गया ना अपना, अप्रत्यक्ष कर हो गया एक तरीके से। प्रत्यक्ष ये वाला जो हो गया, ये अपना आय का टैक्स हो सकता है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यक्ष करों के प्रकार, यानी कि ये वाला जो प्रत्यक्ष कर है, इसके इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना, आयकर टैक्स, आयकर टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट कर हो सकता है, न्यूनतम वैकल्पिक हो सकता है, मैट हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, गूगल कर, टोबिन कर, पिगोवियन कर, उपकर और अधिभार, यानी कि सेस और सरचार्ज। ये जो सेस वाली जो कहानी है ना, इसको सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, और फिर आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बोलने लगेंगे। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में हाल के मुधार, सॉरी ये मुधार हो गया एक्चुअली, इसको सुधार होना चाहिए था, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है इसका। ईमानदार का सम्मान, ईमानदार का सम्मान, टैक्स हेवन, शेल कंपनियां, आधार शरण और लाभ स्थानांतरण, दोहरा कराधान परिहार समझौता, वैश्विक डिजिटल डिजिटल अर्थव्यवस्था और कर सुधार। ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि यार ये जो है ना, ये एक अलग ही भूमिका जो कि प्ले करते हैं, भले से इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए, और साथ में इसमें इंटरव्यू के भी सवाल हैं आपके। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब कुछ पढ़ लें, जो मैंने लगभग 3 साल लगा के पढ़ा है वो आप यहाँ पढ़ लें ना। आप प्रत्यक्ष करोगे, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर की आवश्यकता क्यों है, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति प्रकृति, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर स्लैब, स्लैब हो सकता है, स्लैब है वो। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, GSTN, ई बिल, ई बिल,
आपने देखा होगा ईविल के बारे में, वस्तुएं सेवा कर और संघवाद। भारत में लोक वित्तीय या राजकोषीय नीति एक तरीके से हमारा जो भी होता है ना, राज्य की भी राजकोषीय होती है वो उसके बारे में। राज्य की राजकोषीय नीति के उद्देश्य, राजकोषीय नीति के घटक हो गए, बाजार के प्रकार हो गए, इसमें बाजार की संरचना हो गई, सार्वजनिक प्राप्तियां हो गई, सार्वजनिक व्यय हो गया। ये देखिए, बजट बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रीकृत घाटा, घाटे का वित्त पोषण, घाटे का मुद्रीकरण, तरीके एवं साधन, अग्रिम राजकोषीय समेकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट और प्रबंधन अधिनियम, FRBM अधिनियम 2003 क्या था? ये एक बहुत बड़ा अधिनियम है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। विकास विकास का अर्थशास्त्र, जैसे भारत में कृषि विकास, सिंचाई और फसल प्रतिरूप, कृषि इनपुट यानी कि सिंचाई, बीज, खाद, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि विस्तार सेवाएं, कृषि सब्सिडी। देखो, ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोई संस्था पैसे लेके पढ़ाती है। मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा। कृषि मूल्य नीति, ठीक है, कृषि उपज बाजार समिति, PM आशा स्कीम, कालिया योजना, और ये रायथू बंधु योजना। कृषि बाजार का विकास, देखिए कृषि बाजार का जो विकास है, इसमें PMC मंडियों का विकास, PMC मंडी का विकास, मॉडल कृषि उपज मंडी समिति। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, जैसे कि मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है ना। कृषि से संबंधित नवीन प्रथाएं, यानी कि हम इसमें जैसे कि अनुबंध कृषि, जैविक खेती, शून्य बजट प्रकृति निर्माण, स्मार्ट कृषि, स्थायी कृषि, कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दे, अ, वैश्वीकरण और कृषि, जलवायु परिवर्तन और कृषि, कृषि का नारीकरण। देखिए यहाँ पे जो ये नारीकरण हो गया है, तो ये नगरीकरण हो चुका था। एक्चुअली मैं थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। खाद प्रसंस्करण, ठीक है, खाद प्रसंस्करण एवं संबंधित नीतियाँ, भारत में भूमि सुधार कि कैसे हुआ है, देखिए ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है, तुम सबको पढ़ लेना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब कुछ आप पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या है। आर्थिक सुधार, यानी कि 1991 के जो आर्थिक सुधार थे ना, उसमें क्या क्या हुआ था, जो भी 5 साल की जो भी योजनाएं बनाई गई थी, 5 ईयर प्लान जो बनाए गए थे, उसके बारे में। सुधारों से लेकर वर्तमान तक का भारत, यानी कि सुधार से और अभी तक का जो भारत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आ गया उद्योग, यानी कि एक तरीके से बिजनेस, इसमें बहुत सारी अलग अलग नीति है। देखिए, सबसे अच्छी नीति ये मानी गई है इसमें, बहुत सारी, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा वो ये है। आधारभूत संरचना, ठीक है, ये रहा आधारभूत संरचना, सड़क, बंदरगाह, जो भी हमारी आधारभूत है संरचना, उनके बारे में। निवेश मॉडल, यानी कि हमारे यहाँ का जो निवेश मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, वो कितने प्रकार का है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इन सबको आप लोग पढ़ लेना, आप लोग इसको नोट कर लेना, और कोई बात नहीं, देखो दिक्कत कोई बात नहीं, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास, ठीक है। चाहे विदेशी क्षेत्र, इसमें भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार, अर्थव्यवस्था और सर्वेक्षण एवं बजट से अपडेट, ये अपडेटेड होगा आपका एकदम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विविध जो भी चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि देखिए एक तरीके से हम इकोनॉमी ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी जैसे डिफिकल्ट चीज़ है ना, हम उनका ना पहले निपटारा उनका कर देंगे, ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था का एक बढ़िया सा परिचय टोटल मिला करके क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब लेंगे, ठीक है। ये देखो, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हम लोग जिस अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस इकोनॉमी का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो कौन सी है? क्या वह माइक्रो है या वह मैक्रो है? आप बताइए मुझे, कौन सी इकोनॉमी है वो बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर देना इसका जवाब। तभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना बड़ा ही था यार आपका सिलेबस, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हम जब पढ़ेंगे तो यह है कि इसको आप ऐसा सोचिए 60 दिन में खत्म हो जाएगा, 60 वीडियो 60 दिन में, 60 से 70 वीडियो होंगी, आप 70 दिन मान लीजिए, चलिए वैसे तो कमी होंगी, लेकिन फिर भी एक आध दिन जो ऊपर नीचे होता है हम लोग नहीं बना पाते उसके लिए। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।